मूवी के शुरुआत में एक परिवार को दिखाई जाती है जिसमें से एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा दिखता है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में 1963 का वक्त दिखाया जाता है जहां दो लड़के साइकिल से रेस कर रहे होते हैं जिसमें से एक ने ऑप्टिकल ग्लासेस लगा रखी होती है। दरअसल यही मूवी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम स्टीफन हॉकिंग है। उसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं। फिर वहाँ पे दो लड़कियां आती है जिसमें से एक मेन कैरेक्टर होती है जिसका नाम जेन है। स्टीफन की नजर उस लड़की पे पड़ता है तो वो उसकी तरफ जाता है और उससे बात करता है। फिर जेन पूछती है तुम कौन हो, तो स्टीफन कहता है कॉस्मोलॉजिस्ट। तो वो पूछती है ये क्या है। इस पर वो कहता है ये एक धर्म की तरह है। इनके लिए जो जहीन एथिस्ट होते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट के पूजा क्या होती है, वन सिंगल यूनिफाइंग इक्वेशन, हर वो एक चीज जो दुनिया में मौजूद उसके बारे में बताती है। उसके बाद जेन जाने लगती है और जाते हुए कहती है अच्छा लगा तुमसे बात करके, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने इक्वेशन को पा लोगे, और बाय कहकर चली जाती है। फिर एक क्लास होती है जहां प्रोफेसर स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं। प्रोफेसर सारे स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए। इसके बाद सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं। जब अगले दिन स्टीफन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि दोपहर हो चुका है। तभी वहां पे उसका दोस्त आता है और कहता है तुमने कितने क्वेश्चन बना लिए। स्टीफन एक भी क्वेश्चन को देखा भी नहीं होता है। क्या तुम अपने मर्जी से इतना मशहूर कॉलेज जो इंग्लैंड में है उसमें पीएचडी फिजिक्स हासिल करना चाहते हो? और वो हाँ कहता है। ये कहकर अकेला बैठा होता है वहाँ जहाँ जेन आती है। दरअसल यह चर्च की बाहर वाली जगह होती है। जैसे ही जेन बाहर आती है वो उससे बात करके उसे लंच पे इनवाइट करता है। जेन स्टीफन के घर चली जाती है जहाँ स्टीफन की पूरी फैमिली होती है। स्टीफन के फादर पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ती हो तो आजकल, तो वो बताती है मैं आर्ट्स पढ़ रही हूँ। स्टीफन जेन से पूछता है कि सितारे कब पैदा हुए और कब खत्म हो जाएंगे। ये सब अल्ट्रावायोलेटेड रेडिएशन देते हैं, इसीलिए अगर आसमान में रात को अल्ट्रावायोलेटेड लाइट देख सकते हो तो सारे सितारे तकरीबन गायब हो जाते हैं। स्टीफन जेन से साइंस के बारे में बात करता है और जेन भी बहुत खुश होती है। तभी वहाँ फायरवर्क्स होता है। स्टीफन खुश होता है और वाव बोलता है। फिर जेन आसमान की तरफ उड़ते हुए बैलून्स को देखकर कहती है शुरू में सिर्फ स्वर्ग और धरती थी। अगले दिन दिखाया जाता है स्टीफन कुछ लड़कों के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते स्टीफन का पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन वो खुद स्टेबल करके ट्रेन पे चढ़ जाता है। उसके बाद प्रोफेसर लेक्चर के दे रहे होते हैं जिसे स्टीफन बहुत गौर से सुन रहा होता है। लेक्चर के बाद स्टीफन कॉपी कप को देख रहा होता है और कहता है मैं हैरान होता हूँ क्या होगा ब्लैक होल थ्योरी को अप्लाई किया जाए पूरी दुनिया के लिए। अगले दिन स्टीफन जेन से इसके बारे में डिस्कशन करता है। अगर आइंस्टाइन ठीक है और जनरल रिलेटिविटी भी सही है तो ये दुनिया फैल रही है। अगर तुम टाइम को पीछे ले जाओ तो ये दुनिया छोटी होती जाएगी। अगर मैं सारे प्रोसेस को रिवर्स कर दूं ये देखने के लिए कि बिल्कुल शुरू से शुरू में वक्त के साथ क्या हुआ होगा। इसके बाद स्टीफन प्रोफेसर के पास होता है और ब्लैक बोर्ड पर सिंगुलरिटी के बारे में कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। स्टीफन प्रोफेसर को कहता है ये दुनिया ब्लैक होल के एक्सप्लोड करने से पैदा हुई है। फिर वो बाहर आ जाता है। अभी वो चल ही रहा होता है कि अचानक स्टीफन का पाँव फिर मुड़ जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। यहाँ से स्टीफन की असल कहानी शुरू होती है। डॉक्टर से स्टीफन का फिर से चेकअप कराया जाता है तो डॉक्टर बताता है कि स्टीफन को मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई है। ये दिमाग में मौजूद सभी सेल्स को नष्ट कर देता है जो इंसान की मसल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे कि बोलना, चलना, निगलना, सांस लेना। ये एक्टिविटी दिमाग की तरफ से मिलनी चाहिए और धीरे धीरे मसल का डिके हो जाता है और वो अपनी मर्जी हरकत करने के क्षमता खो देता है और तुम्हारे बचने की संभावना बस 2 साल है। ये सुनकर स्टीफन डर जाता है और घबराकर पूछता है आप ब्रेन के बारे में क्या सोचते हो? तो डॉक्टर बताता है कि ब्रेन पर इसका कोई असर नहीं है, तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी, और सॉरी बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। स्टीफन की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। स्टीफन के दोस्तों को जीन और उसके डिजीज के बारे में पता चल जाता है। स्टीफन सबको इग्नोर करने लगता है और किसी से मिलना नहीं चाहता। आखिर में जेन आती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ और तुमसे अलग नहीं होना चाहती। स्टीफन स्टिक पकड़कर चलने लगता है और क्लासरूम तक जाता है। जाकर वहाँ टाइम बोलकर मुस्कुराता है। उसके बाद जेन स्टीफन के डॉक्टर से मिलती है जो बताता है स्टीफन का जिंदा रहने के लिए बहुत कम वक्त है, जिस पर जेन कहती है मैं और स्टीफन मिलकर इस बीमारी से फाइट करेंगे। जेन जानती है कि स्टीफन मर जाएगा, इसके बावजूद खुशी से
स्टीफन को एक्सपेक्ट कर लेती है और उसके बाद उद की शादी हो जाती है। वक्त गुजरने के बाद स्टीफन का चलना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज अपना असर दिखा रही होती है, लेकिन वो अपनी यूनिवर्सिटी जाता रहता है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में कुछ करना होता है। प्रोफेसर इसका वेलकम करते हैं क्योंकि वो खुद जानते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है। ये स्टडी हकीकत में ब्लैक होल्स के बारे में होती है और ब्लैक होल्स असल में स्टीफन ने रिप्रेजेंट कर दी होती है। प्रोफेसर इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्योरी कहते हैं और ये ब्लैक होल थ्योरी होती है और वो पूछते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिस पर स्टीफन कहता है नेक्स्ट स्टेप इसको साबित करना है। सिंगल इक्वेशन के साथ साथ द टाइम हैज ए बिग नेम सिर्फ एक सिंपल एलिगेंट इक्वेशन चाहिए और वो चीज इसको साबित कर देगी। वक्त गुजरने के साथ साथ स्टीफन की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अब जेन स्टीफन के लिए व्हील चेयर अरेंज करती है और खुद को हौसला देता है। जेन को ये कहते हो कि इजी है, जिस पर जेन कहती है ऑफ कोर्स। जेन स्टीफन का बहुत ख्याल रखती है। जेन स्टीफन को जंपर पहना रही होती है कि अचानक अपने चाइल्ड के पास चली जाती है। उसके जंपर उसके चेहरे के सर पर फंस जाता है। इसके सामने फायर जल रही होती है। अचानक उसके एक आइडिया आ जाता है। अगले दिन जेन स्टीफन को यूनिवर्सिटी ले जाती है जहाँ पर बहुत से प्रोफेसर को लेक्चर देता है और कहता है कुछ पार्टिकल्स हकीकत में ब्लैक होल से निकल जाते हैं, इसलिए ब्लैक होल्स असल में ब्लैक नहीं होता है, गर्मी के कारण रेडिएशन से उसे ग्लो करती है। ये सुनकर सब प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं। स्टीफन बताता है सबसे पहले स्टार ब्लैक होल में गायब हो जाता है, इसके बाद ब्लैक होल खुद भी गायब हो जाता है। ये सुनने के बाद एक प्रोफेसर खड़ा होता है। ये मुकम्मल तौर पर नॉनसेंस है और रूम से चले जाते हैं और उसके आइडिया को बेकार समझते हैं। एक प्रोफेसर उसमें से खड़ा होता है और इंट्रोडक्शन कराता है। वो कहता है मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मैं यहाँ सिर्फ नॉनसेंस सुनने के लिए आया हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और ये कहूंगा कि स्टीफन बिल्कुल सही कहा है। और इसके बाद स्टीफन इतना फेमस हो जाता है कि उसके नाम से हॉकिंग रेडियंस नाम का एक बुक पब्लिश हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेन बहुत परेशान रहने लगती है क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा भार हो जाता है और स्टीफन की बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। स्टीफन के पिता उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी चॉइस में मैं तुम्हारा सपोर्टिव रहा हूँ, लेकिन घर में मदद के लिए एक नर्स की जरूरत है। स्टीफन जेन से कहता है कि मुझे बॉर्डियोक्स ओपेरा के लिए इनवाइट किया गया है। स्टीफन चला जाता है। उसे बहुत इज्जत दी जाती है। वहाँ एक सेमिनार में बैठे हुए कप आती है और इसी कप में से ब्लड आ जाता है। फौरन स्ट्रेचर मंगाया जाता है ताकि स्टीफन हॉस्पिटल ले जाया जाए। डॉक्टर जेन से कहता है मुझे नहीं पता कि ये आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगा। इसको सही करने के लिए इसके गर्दन में एक होल करना पड़ेगा जो गले से बाईपास होगा, लेकिन वो कभी बोल नहीं सकेगा। जेन इसकी इजाजत दे देती है कहते हुए कि स्टीफन जिंदा रहना चाहिए। स्टीफन का ऑपरेशन होता है लेकिन वो अब बोल नहीं सकेगा। जेन एक नर्स हायर कर लेती है ताकि वो स्टीफन का ख्याल रख सके कि वही नर्स स्टीफन के सामने स्पेलिंग बोर्ड रख देती है ताकि अपनी आईज ब्लिंक करके जवाब दे सके। आखिरकार नर्स स्टीफन को सही से समझने लग जाती है और बताती है जेन को कि वो एक परफेक्ट पेशेंट है और बहुत ही ब्रिलियंट है, तुम बहुत लकी हो। स्टीफन के लिए नया व्हील चेयर अरेंज की जाती है और बताया जाता है कि ये हाइट एडजस्टेबल और अल्फाबेट्स को स्कैन कर लेती है। इस टेक्निक को यूज करके हॉकिंग 4 वर्ड्स पर मिनट लिख सकते हैं और ये लिखे हुए वर्ड्स को स्पीक में बदल देगा। स्टीफन का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हल हो जाता है। वो जेन को बताता है कि इस सिस्टम के जरिए मैं एक किताब लिखूंगा जिसका नाम होगा टाइम। वो खुद से ही सवाल करता है कि टाइम का नेचर क्या है, क्या वक्त में पीछे जा सकते हैं। किसी दिन ये सारे सवाल के जवाब हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है। स्टीफन बहुत बिजी रहता है, हर वक्त क्लिक करके कुछ न कुछ लिखता रहता है और उसके बाद कहता है मैं बहुत वक्त से मॉडल का तलाश कर रहा हूँ और आखिरकार मैंने तलाश कर लिया और अपनी स्क्रिप्ट पर मुस्कुराता है। स्टीफन की बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी पब्लिश हो जाती है। स्टीफन बहुत ज्यादा पीक पर होता है। उसके साइंटिस्ट के तौर पर उसके व्हील चेयर के इर्द गिर्द सारी मीडिया होती है और साथ में वही एलेन नर्स होती है। स्टीफन बताते हैं कि इस यूनिवर्स कहीं कोई बाउंड्री नहीं है और ना ही इंसान की कोशिशों की कोई बाउंड्री है। हम सब की जिंदगी में अगर बुरा वक्त आता है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है और हम कामयाब हो सकते हैं। जहाँ जिंदगी होती है वहाँ उम्मीदें होती है। ये सुनते ही पूरा हॉल क्लैपिंग अब से आवाज से गूंजने लग जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।